सोलर पैनल मैन्युफैक्चरर के चैलेंजेस और इनसाइट, सोलर पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन एंड आउटकम, एक फाउंडर का माइंडसेट और फाउंडिंग टीम का इंपॉर्टेंस, ये सारे चीज़ों पे हम आज बात करेंगे मिस्टर विनीत मित्तल के साथ, नविटा सोलर के फाउंडर एंड डायरेक्टर, अ लीडिंग सोलर मैन्युफैक्चरिंग फर्म इन गुजरात. Welcome, sir. Thank you for joining in. Sir, let's speak about who is Vinit Mittal and who is real Vinit Mittal. So, please impart some light because professionally everybody knows you as a director, but as a person, who are you? So basically, born and brought up in Surat. Family has come from Rajasthan before I was born. So all my studies, my early days, my childhood, and my higher grade education has been in Surat. Apart from my master's degrees, which I completed in Bombay. Other than that, personally speaking, like to make and maintain relationships with new and existing people for all different forms of life. Family oriented, living in a joint family, my parents, elder brother, 4 kids at home, 2 of mine, 2 of my elder brother, and then larger extended joint family, working in different businesses, into textiles, in building materials and other stuff. So all in all, nothing different. It's like a normal an Indian citizen. Okay, great, sir. मतलब पर्सनली सर आपको एज अ लाइक पर्सन मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ और मुझे पता है कि लाइक यू ऑलवेज मोटिवेट पीपल और यू ऑलवेज सपोर्ट पीपल. सो आपने अपनी प्रोफेशनल जर्नी कैसे स्टार्ट की? So basically, कॉमर्स स्टूडेंट रहा हूँ. कॉलेज सूरत से थी, बीकॉम थी. साथ साथ में कॉमर्स की जो बाकी प्रोफेशनल डिग्रीज है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट अकाउंटिंग, वो कॉलेज के साथ साथ में पढ़ाई की थी. तीनों पैरेलली की थी. ओके, कोई टाइम ऐसे होते थे दिसंबर से एग्जाम चलती थी till जून तक, क्योंकि एक के बाद एक एग्जाम चलती थी. बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ एग्जाम दी थी, काफ़ी और भी कॉलेज लाइफ हमने एंजॉय करी है. ऑल इंडिया रैंक्स भी आए हैं, 3rd रैंक इन CWA 2015 CS. पढ़ाई कॉलेज की और CA इन सब की ख़त्म होने के बाद में 1.5 साल का एक फैमिली मैनेज बिजनेस FMB प्रोग्राम कंप्लीट किया था SP जैन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, SP जैन बॉम्बे से, अंधेरी था. और कॉलेज ख़त्म होने के बाद में अलॉन्ग विद बैचमेट सुने भाई, सुने सर, एंड देन अनदर फैमिली ऑफ अस इन सूरत, सिंघानिया फैमिली, हमने मिलके डिसाइड किया कॉलेज के भी 2 साल ख़त्म होने के बाद में कि हम कुछ नया जब करना चाहते हैं, हमारे टेक्सटाइल बैकग्राउंड से बाहर निकल के, तो सोलर एक नई फील्ड लग रही है जिसमें हमको एंटर होना चाहिए. शुरुआत इस तरह से नहीं हुई थी कि हमको बिजनेस करना है. शुरुआत ये थी कि हमारे कोई एक पर्टिकुलर टेक्सटाइल फैक्ट्री में हम सोलर लगाने की हमने प्लानिंग शुरू करी थी. हम लोग जब ढूंढने गए कि कोई हमारे को EPC कंपनी इसमें सपोर्ट करे, तो सूरत में नहीं थे. इंडिया में भी गिन के कुछ कंपनीज थी. 2012-13 की बात में कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट 11-12 साल पहले. तो उस टाइम पे हमने देखा कि इतने लोगों की अगर आज के दिन अवेलेबिलिटी नहीं है सप्लाई साइड से, और ये बिज़नेस आज के दिन ठीक है, कॉस्ट है, महंगा है, लेकिन इसकी डिमांड बढ़ने वाली. हमको एक थोड़ा एनालिसिस हो गया था, ग्लोबली इसकी डिमांड आने लग गई थी. तो हमने सोचा कि इस बिज़नेस में एंटर होना है. कहाँ से एंटर होना है हमको नहीं पता था, बट हमने ये डिसाइड किया कि हम सोलर में कुछ काम करना चाहते हैं. उस तरह से हमने 2013 फरवरी में ये कंपनी फॉर्म करी थी, नविटा ग्रीन. ग्रेट सर, ग्रेट इनसाइट. सो बेसिकली आपने बताया कि आपने कॉमर्स बैकग्राउंड में CA करा, MBA करा, और उसके बाद टेक्सटाइल बिजनेसेस जो आपका फैमिली बिजनेस था उससे आपने सोलर स्विच करा. तो सोलर बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं लगा बिकॉज आप जो कॉमर्स बैकग्राउंड से आते हो, सोलर बहुत टेक्निकल फील्ड है, तो उसमें आपको कैसे ट्रांजिशन रहा? सो बेसिकली जैसे मैंने बताया, मेरे बैचमेट सुने भाई, उनका एक ट्रांसफार्मर सब पावर सेक्टर का ऑलमोस्ट 45 ईयर पुराना बिजनेस है. पूना से महतो इंडस्ट्रीज के नाम से. तो वो लोग लार्ज स्केल ट्रांसफार्मर्स की मैन्युफैक्चरिंग और सबस्टेशंस की बिजनेस में, प्लस उन्होंने हाइड्रो पावर प्लांट्स के काम ऑलमोस्ट 30 साल से कर रहे थे. तो हमने मिलकर ये बिज़नेस जब शुरू किया, तो उनके और उनके घर वालों की एकदम देसी भाषा में कहें तो बोलते तंबू गाड़ना ही तो है. जब वो लोग डैम्स में काम करते हैं कभी हाइड्रो पावर प्लांट लगाने के लिए, तो बोलते हैं 300 लोग और 3 साल तक एक साइट पे रहते हैं. जब एक डैम खड़ा हो रहा है, उसमें टरबाइन चालू करनी है, पूरे के पूरे नदी के बहाव को चेंज करना है. उसके सामने सोलर ऐसा था कि इट इज़ दी सिंपलेस्ट एंड ईजिएस्ट फॉर्म ऑफ एनी एनर्जी जनरेशन, क्योंकि इसमें कोई मूविंग पार्ट नहीं होता है. कोई भी तरह का इसके अंदर
एनवायरनमेंट के साथ छेड़छाड़ नहीं होती है। करेक्ट जो इसके पार्ट्स है वो बहुत सिंपल है मूवमेंट के लिए, गांव से गांव तक हम इसको पहुंचा सकते हैं। करेक्ट तो हमको ये रियलाइज़ हुआ कि हमारे लिए हो सकता है ये नया फील्ड है, लेकिन ये पूरे देश के लिए नया फील्ड है। Correct. तो हमारे लिए कहीं पे भी ऐसा कोई ड्रॉबैक नहीं होगा कि हमारा एक्सपीरियंस किसी और के सामने कम है। भले हमारी उम्र कम है, 22-23 साल 24 साल के हैं, लेकिन अगर कोई आज 40 साल के भी अगर इस बिजनेस में एंटर होते हैं, सोलर उनके लिए भी उतना ही नया है जितना हमारे लिए, क्योंकि इंडिया में जस्ट 2009-10 से ये बातें शुरू हुई थी कि सोलर क्या है, कैसे है। गवर्नमेंट का सेंटर में गुजरात का स्टेट पॉलिसी में बातें शुरू हुई थी। करेक्ट तो हमको ये लगा कि नई फील्ड है। इसके जस्ट एक स्टेप पीछे जाऊँ तो हमने सिमिलरली एक बिल्डिंग मटेरियल बिजनेस में एंटर हुए थे, फ्लाईएस बेस्ड कंक्रीट ब्लॉक्स। Okay. वो भी हमारा इंडिया का 3rd प्लांट था। मेरे बड़े भाई एंड देन हमारे पार्टनरशिप में ग्रुप में हम ये काम करते हैं। तो फ्लाईएस ब्लॉक्स हम बनाते हैं जो ईंट का रिप्लेसमेंट है, लाल ईंट का रिप्लेसमेंट है। ओके तो जो सदियों से चली आ रही है उस एक टेक्नोलॉजी के सामने एक नई फील्ड में हम एंटर हुए थे। तो अगेन वही था कि पहला प्लांट गुजरात में लगाया, इंडिया में तीसरा लगाए हैं। तो कॉन्सेप्ट सेलिंग में बहुत टाइम जाता है इनिशियली, अवेयरनेस फैलाने में, लेकिन 3-4 साल में क्योंकि उसके इनहेरेंट एडवांटेज इतने थे, ईंट से सस्ता होने लग गया था स्लोली। ईंट जो पहले सस्ती थी। तो वैसे ही हमको ऐसा था कि बिजली की रेट के सामने आज सोलर महंगा है, लेकिन स्लोली ये सेम लेवल पे जब ग्रिड पैरिटी की बातें तब सुनते थे, बोलते थे, अब हम 2016 से उसके मुकाम के आगे आ गए एज अ कंट्री। करेक्ट तो ये क्लियर हो गया था कि सेक्टर ग्रो करेगा और उसका बेनिफिट सबको मिलने वाला है, जो भी उस फील्ड में 3-4 साल निकाल देगा। एक्सीलेंट सर। लाइक यू नो जैसे रोहित शर्मा बोलता है कि लाइक मैं जीरो पे आता हूँ और मैं ओपन करता हूँ एंड सेट द टोन। सो यू हैव सेट द करेक्ट टोन फॉर द सोलर इंडस्ट्री, बिकॉज इसके जो आपके डेकेड के पूरे एक्सपोजर का जो फ्रूट्स है वो आज सोलर इंडस्ट्री में जो भी कोई एंटर हो रहा है उसको मिल रहा है। मतलब मैं ये नहीं कहूँगा हमने खाया, लेकिन उस टाइम 2010 से लेके 2015-16 तक जितने भी कंपनीज इस फील्ड में आई है, डेफिनेटली ये कंट्रीब्यूशन सबका कंबाइंड है। डेफिनेटली सर। लेकिन वो इंडस्ट्री एज अ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर उन्होंने एक पेज सेंड कर दिया है कि एक सोलर इंडस्ट्री कैसे मूव करेगी इंडिया में। लाइक इंडिया इज गोइंग टू बी अ सोलर सुपर पावर वेरी सून। यस। एंड सर फैक्ट्रीज जब आपने इंस्टॉल करी तो जब बैंक के पास गए आपको सोलर प्लांट डालना था, तो बैंक्स को पता था कि सोलर क्या है, सोलर प्लांट क्या है, और उन्होंने फंड देने के लिए आपको हाँ बोला या ना बोला? तो बेसिकली 2014-15 की बात, जब हमने पहले तो ये डिसीजन लेके सोलर में जाना है, 1-1.5 साल 2 साल तो सिर्फ यही तरह की खोज में निकाले कि हमको सोलर में करना क्या है, सोलर में घुस गए करना क्या है, कंपनी भी फॉर्म कर ली करना क्या है। करेक्ट। तो जैसे ही कोई और की तरह हमने भी सोचा कि किसी कंपनी से चालू करते हैं, इसमें कोई नुकसान होने की गुंजाइश कम है, प्रोजेक्ट मिला तो ठीक, नहीं मिला तो क्या नुकसान हो जाएगा। करेक्ट। बट वो मेंटालिटी से हमने समझा कि कस्टमर हमको ट्रस्ट नहीं कर पा रहे। हमारे क्लोज सर्कल में किसी को अगर सोलर की हम बात भी करेंगे, वो पहला क्वेश्चन पूछते हैं कि आपने पहले कहाँ लगाया। करेक्ट। और जब तक हम पहला लगाएंगे नहीं कि हम ये आंसर कर नहीं पा रहे थे। करेक्ट। अल्टीमेटली हमको रियलाइज हुआ हम कॉन्ट्रैक्टिंग के बदले हमारा बैकग्राउंड टेक्सटाइल या कंस्ट्रक्शन में या ट्रांसफार्मर मैन्युफैक्चरिंग का है। तो हमने ये डिसाइड किया कि हमको जो चीज़ आती है हम उसी फील्ड पे फोकस करेंगे, विच इज़ मैन्युफैक्चरिंग। अब मैन्युफैक्चरिंग करना है मतलब इन्वेस्टमेंट लाना है, ज़मीन खरीदनी है, मशीन्स खरीदनी है, जो कोई भी इंडस्ट्री के लिए होता है। जब उस तरह के इन्वेस्टमेंट में जाना है और इक्विपमेंट सारे इंपोर्ट होने हैं, तो उसकी नॉलेज भी हमको लेनी है। अब उस टाइम पे जब हम बैंक्स में गए तो नेशनलाइज बैंक्स तो जनरली सोलर उनके लिए रेड कैटेगरी में था, क्योंकि नेशनल लेवल पे कुछ 2-3 या 4 बड़े अकाउंट NPA टाइप हो चुके थे, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ मार्केट से कहीं जल्दी वो लोग आ गए थे और उस वजह से उस चीज़ को सस्टेन नहीं कर पाए। इवन सूरत की भी बात करें तो 2-3 अकाउंट में कुछ ना कुछ बैंक इश्यूज हो चुके थे। तो जनरली बहुत सारे बैंक्स के लिए तो सोलर एक तरह से नो गो सेक्टर था, मतलब उसमें हमको दिमाग नहीं लगाना है, कोई और करे तो ठीक है, हमको नहीं करना। बहुत मुश्किल से एक कोऑपरेटिव बैंक, सूरत कोऑपरेटिव बैंक ने अलाउ किया, कुछ कोलेटरल्स की बातें हुई, सब हुआ, बट डेफिनेटली उन्होंने हमको सपोर्ट किया। एक बहुत बड़ी ऐसी मीटिंग बुलाई गई जो उनकी मंथली या क्वार्टरली मीटिंग होती होगी, बोर्ड मीटिंग। ऑलमोस्ट मुझे याद है 15 लोग थे कम से कम, ऑल अबाउट 60+, एंड उस टाइम पे क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे कि इससे क्या होता है, उससे क्या होता है, ऐसा वैसा। बट बहुत इंटरेस्ट लिया उन्होंने और बाद में अल्टीमेटली उन्होंने एग्री किया कि चलो एक पहला पार्ट हम सेंक्शन करेंगे, आपका इतना उसमें मार्जिन बनी रहेगा, इतना सिक्योरिटी कवरेज रहेगा। इस तरह से ये उन्होंने प्रपोजल हमको हमारा आगे बढ़ाया। फिर ऑब्वियसली जैसे जैसे बिजनेस बढ़ने लग गया, रेवेन्यू आने लग गया, देन डेफिनेटली बाकी बैंक्स ने सपोर्ट करना शुरू किया। सर जब आपने फैक्ट्री डाली थी तब आपको पता था कि ये सोलर पैनल बिकेगी, क्योंकि लाइक यू नो बैंक्स तो रेडी नहीं थे सोलर में फंड करने के लिए, तो आपका माइंडसेट कैसा था उस टाइम पे कि ये पैनल बिकेगी? सो बेसिकली जैसे मैंने बताया, हमने EPC से शुरू किया, 1.5-2 साल तक इतने कस्टमर के धक्के काटे हम बता नहीं सकते। और फिर भी एक भी सेल हमारी नहीं हुई, एक सेल नहीं हुई। और फिर बाद में उसके बाद में हमने और इन्वेस्टमेंट डाल दिया। तो डर तो बहुत ज़्यादा था,
कि आपने जैसे कहा एक भी पैनल बिक जाएगा कि नहीं, बट टचवुड ऐसा था कि हमने थोड़ा सा ऑनेस्टली, मजाक की बात है, हमने थोड़ा ब्रांडिंग के ऊपर फोकस किया कि हमारा जो नाम है नेविटास, और फिर हम एग्जीबिशंस जब जाना शुरू करें तो हमारा जैसे फैक्ट्री शुरू हुआ था जून 2015 में, हमने नवंबर और अक्टूबर 2014 मतलब ऑलमोस्ट 6-8 महीने पहले से एग्जीबिशंस लगाने शुरू कर दिए थे। हमने इंटरसोलर किया, REI किया, ऐसे मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स में हमने हमारी ब्रांड को प्लेस करना शुरू किया। मतलब हम हमारे स्टॉल पे कोई आते थे तो पूछते थे ये यूरोप का ब्रांड है क्या, आप उसके एजेंट हो क्या, उस तरह से हमारे क्वेश्चंस होते थे, क्योंकि हमने थोड़ा सा नाम और ब्रांडिंग के ऊपर थोड़ा इनिशियली फोकस किया। सेकेंड क्वेश्चन ये कि भाई अगर आपके पास लाइन ही नहीं है तो आज आप दिखा क्या रहे हो, तो हम ये बोलते थे कि हमारी ये लाइन आएगी, हमारा नक्शा दिखाते थे, ये हमारा ब्लूप्रिंट है। तो उस तरह से कुछ लोगों से हमारा ऐसा एक पर्सनल बॉन्डिंग बनने लग गया उस टाइम पे। उन्होंने बोला कि जैसे आपकी लाइन आएगी पहला माल हम उठाएंगे आपसे, आप इतना स्टार्ट कर दो, ये हमारे 3 आइटम रहेगी, ये 4 आइटम रहेगी, हम आपसे लेना शुरू करेंगे। तो ट्रायल रन्स होते ही हमारे कुछ कस्टमर्स हमारे पास आए, पहले दिन ही विजिट के दिन कुछ टोकन अमाउंट चेक देखे गए, तो उससे एक बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ कि चलो हमारी कुछ तो वैल्यू है मार्केट में, पीपल आर रेडी टू यस। करेक्ट। तो सर लाइक आप कुछ फर्स्ट ऑर्डर के बारे में और बता सकते हो कि कैसा कौन से क्वांटम का फर्स्ट ऑर्डर था, क्योंकि बैक देन 2015 में कितने किलोवाट का ऑर्डर मिलता था मतलब उस टाइम? मतलब हमेशा से ही हमने देखा है कि फैक्ट्री लगाई है तो एक मिनिमम वॉल्यूम पे काम करना रहेगा। तो मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी हम बात करें तो 80-100 किलोवाट जो फुल ट्रक हम कहते हैं, तो उससे ही स्टार्ट हुआ था। लेकिन तब ये जो रूफटॉप का इतना जो मार्केट आज डेवलप हो गया या यूटिलिटी या ग्राउंड माउंट का वैसा था नहीं, ज़्यादातर मार्केट वहाँ पे उस टाइम पे रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन या बैटरी चार्जिंग इस तरह के प्रोडक्ट्स के लिए हम लोग ने जो शुरू किया था। तो हमारे दिल्ली के एक क्लाइंट थे, उन्होंने 40 वाट से 100-200 वाट पीक के मल्टीपल प्रोडक्ट्स में, कि इसके 100 पीस, इसके 200 पीस, ऐसे मल्टीपल, और वो भी उनके ब्रांड में हमने उनको बनाना शुरू किया एज अ कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग जो हम कहते हैं। तो मोटा मोटी उस टाइम पे प्राइस लेकिन ऑलमोस्ट 40 या 45 रुपीज़ के आसपास होगा। तो ओवरऑल 35-40 लैक्स का ऑर्डर था हमारे लिए फर्स्ट ऑर्डर। तो उसके बाद चलते चलते और फिर प्रोडक्ट अगर अच्छा बनाए, टाइम पे डिलीवर किया, उनके सामने बनाया, क्वालिटी इंश्योर करी, रॉ मटेरियल अच्छा यूज़ किया। इक्विपमेंट वाइज हमारे पास जो मशीनरी थी यूरोप, US, चाइना, इंडिया से चारों कंट्री का एक इंटीग्रेटेड पूरा सेटअप हमने लेके आए थे। काफ़ी ऑटोमेशन था उस टाइम के कंपैरिजन में। तो ओवरऑल प्लांट आने के बाद सबको कॉन्फिडेंस आ गया कि यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट ठीक बनेगा। ओके। क्लाइंट का ट्रस्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वही आपने पहले ही उस पर काम करना चालू कर दिया। दैट्स व्हाई आई थिंक दैट वाज द मेजर मूव फ्रॉम नेविटास कि हम अल्टीमेटली हम पैनल बेच ही नहीं थे, हम तो लाइफ टाइम की या एक लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस की वारंटी बेच रहे हैं। तो अगर जब तक हम क्वालिटी नहीं दे पाएंगे या उस तरह का उनको हमारा विजिट करने के बाद में ट्रस्ट बिल्ड नहीं होएगा, तो बाकी चीज़ों पे कितना भी हम काम कर ले, लेकिन अगर वो नहीं होगा तो अंडरलाइंग एसेट हमारा चलेगा ही नहीं। करेक्ट। जैसे आपने बताया कि लाइक इट इज़ अ रिलेशनशिप, कि 25 साल की एक रिलेशनशिप जब कोई सोलर पैनल बाय करता है वो आपके साथ बन जाती है खुद ब खुद। तो वो रिलेशनशिप में ट्रस्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। तो सर आपकी लाइफ में जब आपने फैक्ट्री चालू की तो ऐसा कोई सेटबैक आया कि जिससे मतलब आप हिल गए थे पूरे? सो बेसिकली हमने जब कंपनी स्टार्ट की, हम लोग 5 पार्टनर्स, फाउंडर्स कह सकते हैं, जो हम मिलके स्टार्ट किए थे। साल भर हुआ था और ऑलमोस्ट हम ऐसे कह सकते हैं हमारा करियर हमने पूरा इसके ऊपर दाव पे लगाया है, काफ़ी पैसा भी लगाया है, घर वालों का इसमें पूरा हमारा सपोर्ट रहा है, लेकिन उनका पूरा का पूरा फंडिंग भी इसमें हमने यूटिलाइज़ किया था। और ओवरऑल 1 साल के अंदर ही एक मेजर मिसहैप हुआ था, एक मेजर फायर हुई थी हमारे प्लांट में। अगेन जून 15 में प्लांट स्टार्ट हुआ, जून 16 में इंसिडेंट हुआ था, विच वॉज नॉट एक्सपेक्टेड। एक पर्टिकुलर रीज़न से हुआ था जो हमारे कंट्रोल में नहीं था या हमारा ऐसा उम्मीद नहीं था। और लंबा चला वो प्रोसेस, और ऑलमोस्ट पूरी रात भर में जितना भी इक्विपमेंट था, रॉ मटेरियल स्पेस था हमारा, काफ़ी फिनिश गुड्स था, ऑफिस सेटअप, वो पूरा ओवरनाइट ऑलमोस्ट ख़त्म जैसा हो गया था। 9-10 महीने ये पूरे प्रोसेस से बाहर आने में लगे थे हमको। बट ओवरऑल कॉन्फिडेंस इस चीज़ का था कि क्योंकि हमने एक थोड़ी बहुत रिलेशनशिप और ब्रांड बिल्ड करी है, तो उन 9-10 महीने में हमने दूसरे मैन्युफैक्चरर्स के यहाँ पे हमारा प्रोडक्शन कंटिन्यू रखा था हमारे नाम पे। करेक्ट। और उन 9-10 महीने में हमारा बिजनेस हमने बिल्कुल भी कम नहीं किया, ना हमारे कोई एम्प्लॉयज़ को हमने बाहर निकाला या कोई भी तरह का बैंक लोन एक भी दिन हमने एक्सटेंड किया। इनफैक्ट हमारा रेवेन्यू पिछले साल से मुकाबले जब फायर वाले साल में 3 गुना हो गया था। तो ओवरऑल एक सेटबैक था, लेकिन लर्निंग इतनी ज़्यादा थी और डेफिनेटली
हमारा जो इंश्योरेंस कवरेज था उसकी वजह से, नाम लेके बता रहा हूँ टाटा AIG का, तो Okay. उन्होंने हमको काफ़ी सपोर्ट किया इस पूरे जर्नी में. बट दैट एक्सपीरियंस was something which is like a lifetime for us. Correct. We don't want anyone to go through that experience. Correct. बट जब मिला था तो उससे हमारा पर्सनल कॉन्फिडेंस काफ़ी बढ़ा, बिकॉज उस 9-10 महीने में हमको इंडस्ट्री ने काफ़ी सपोर्ट किया. आई थिंक ये एक बहुत बड़ी इस इंडस्ट्री की खासियत है कि हम एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रहे थे. किसी ने भी हमको कॉम्पिटिटिव नहीं समझा. हमने 6 से 7 कंपनी में हमारे प्रोडक्शन कंटिन्यू किए थे और सबने हमारा अच्छा सपोर्ट किया. ग्रेट सर, ग्रेट. तो सर ऐसी कोई सिचुएशन जब आती है तो आई फील कि जो फाउंडिंग टीम है वो बहुत एक दूसरे के साथ मतलब अलाइन हो जाती है, बिकॉज ऐसी कोई सिचुएशन लाइक सब सक्सेस में तो सब आपका साथ देंगे, बट जब ऐसी कोई चीज़ होगी जिसमें आपको लॉस हो रहा है या ऐसा कुछ है, तो वो एक चीज़ क्वालिटी बताती है आपकी टीम की कि यू आर हाउ मच अलाइन यू आर विद द विजन ऑफ नविटास. बहुत सारे लोग जो सोलर इंडस्ट्री में है इससे एक सीख ले सकते हैं कि मतलब इंश्योरेंस तो आपकी मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री का होना ही चाहिए. सेकेंडली आपकी टीम जितनी अच्छी है वो आपको पता चलेगा बुरे टाइम में, नहीं कि सही टाइम में. सो सर हाउ नविटास इज डूइंग राइट नाउ, जो फायर से लेके अभी तक की जर्नी आपकी कैसी रही? सो ऑफकोर्स मार्केट हैज़ ग्रोन एवरी ईयर. प्राइजेस हर साल गिरते हैं, ये इसका इंडस्ट्री का एक ट्रेंड है. अपार्ट फ्रॉम कोविड का 1 साल 1.5 साल जो थोड़े शॉर्टफॉल की वजह से या सप्लाई चेन कंस्ट्रेंट्स जो भी हम बातें कर ले, थोड़ा प्राइस इंक्रीज़ हुआ था, लेकिन उसके बाद में वापस से एक तरह से डाउनफॉल हुआ है. तो ओवरऑल हर साल 5 से 10%, कई साल 20% का डाउनफॉल रहा है. उसके साथ में हर कंपनी को अपना रेवेन्यू ग्रोथ करना है. तो अपने लास्ट 8 ईयर्स में हमारा फर्स्ट ईयर से अभी तक में ऑलमोस्ट 10 टाइम्स का रेवेन्यू पे हम पहुंच गए हैं विद द फॉलोइंग टर्नओवर. अगर हम उसको भूल जाए तो आई थिंक 20 टाइम्स जैसा हो गया होता अभी तक में. तो ओवरऑल ठीक ठाक चल रहा है. देयर आर प्लेयर्स हु आर डूइंग मच बेटर देन अस इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, इन टर्म्स ऑफ मार्केट शेयर. सबकी अलग अलग पेस है, सबका अलग अलग स्टाइल ऑफ वर्किंग है, अलग अलग रिस्क एपिटाइट है, या अलग अलग अग्रेशन है कि कौन कितना उस तरह से मार्केट कैप्चर करना चाहते हैं. हम हमारी स्पीड पे काम कर रहे हैं. और ओवरऑल हमारा फोकस मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग तो है, लेकिन हमारा फोकस थोड़ा डिवर्सिफिकेशन और बेस को बढ़ा करने का है. तो हम लोग वन ऑफ द फ्यू कंपनीज है जो वैल्यू चेन में पूरे अवेलेबल है. फ्रॉम रॉ मटेरियल्स, हमारा रॉ मटेरियल स्पेस में भी हमारा मैन्युफैक्चरिंग है. 2 रॉ मटेरियल्स EVA एंड बैकसीट जो हमारे सोलर मॉड्यूल्स में लगते हैं. पैनल्स की मैन्युफैक्चरिंग हमारी है. हम प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूशन में भी हैं, और फिर हमारे कुछ प्रोजेक्ट्स जिसमें हम पावर सप्लाई बिजनेस में भी है. तो ऐसी एंड टू एंड वैल्यू चेन वाली लिमिटेड कंपनी से हमारा फोकस सस्टेनेबिलिटी पे है. सस्टेनेबिलिटी एक तो ग्रीन का पार्ट हुआ, लेकिन एक लॉन्ग टर्म का है कि हमको एक कंपनी को लंबे टाइम तक चलाना है. तो हम लोग इसलिए ना एक पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ कस्टमर्स के ऊपर फोकस करते हैं, ना कोई एक पर्टिकुलर रीजन पे, और ना एक पर्टिकुलर वे ऑफ बिजनेस पे. जैसे मेन मॉड्यूल एक बिजनेस है, लेकिन हम इसलिए 3 से 4 वर्टिकल्स पैरेलली रन कर रहे हैं ऑन पार्टनरशिप लेवल, जिससे कि ओवरऑल हर एक सेक्टर में हम धीरे धीरे ग्रो करते रहे और हमारा बेस इंक्रीज होता रहे. ग्रेट सर. सो आप बताना चाहेंगे कि कोई भी EPC कंपनी कस्टमर नविटास की पैनल क्यों ले, वाई नविटास? सो बेसिकली अगेन सोलर मॉड्यूल एक तरह से काफ़ी स्टैंडर्डाइज हो गया है. इसकी जो टेक्नोलॉजी है, आज हम मोनोपल की बात कर रहे हैं, कुछ टाइम पहले पॉली होता था. आगे वाले सालों में टॉपकॉन की बातें हैं, या बातें ही नहीं, वो चलेगा आगे जाके कमर्शलाइज होएगा. सो मोरलेस टेक्नोलॉजी वाइज जब हम अच्छे कंपनी से काम कर रहे हैं, थोड़ा हमने डिटेल में जाके उसका प्रोसेस समझा, रॉ मटेरियल के ऊपर समझा, तो ऐसा देखेंगे कि काफ़ी हद तक सिमिलर होता है. तो उसके आगे फिर जो बात बचती है वो ब्रांड की बचती है, या उसके बाद में रिलेशनशिप्स की बात होती है, या उस पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ क्लाइंट और बिजनेस के फोकस की बात होती है. करेक्ट. तो अगर हम कोई बहुत लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरर की बात करेंगे तो शायद वहाँ पे मिड साइज या स्मॉल साइज सप्लाई ऑर्डर्स के लिए उतना फोकस नहीं होगा, क्योंकि उनकी वॉल्यूम रिक्वायरमेंट है. वर्सेस मिड साइज कंपनी जिनको उस तरह के क्लाइंट्स को सपोर्ट करना है, या डायरेक्ट मैनेजमेंट का आउटरीच है, जहाँ पे हमारी सीधी मैनेजमेंट से इंटरेक्शन और रिलेशनशिप बिल्ड हो सकती है, जिससे कि हम जॉइंटली ग्रो हो सके. तो हमारा फोकस बीइंग अ यंग मैनेजमेंट, हमारा भी इसके सामने पूरा करियर अभी सामने है, तो हमारा फोकस रहता है कि हम अपकमिंग EPC कंपनीज और जो मिड साइज EPC कंपनीज के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, मिलकर ग्रो हों. काफ़ी सारे EPC कंपनीज तो ऐसा नहीं कहूँगा कि हम इंट्रोड्यूस करें, लेकिन जब उनको इनिशियल डेज में थे तब से हम मिलकर काम कर रहे हैं. इसमें इंजीनियरिंग कैसे होती है, साइट सर्वे कैसे करना है, क्लाइंट से कैसे बात करनी है, फाइनेंशियल मॉडल्स कैसे रन करने हैं. Okay. तो बेसिकली हमारा फोकस
क्लाइंट्स को पैनल बेचने से ज़्यादा ये रहता है कि उनका बिजनेस कैसे हम सपोर्ट कर सके, Great. उनको जब कस्टमर लाना है तो हम कैसे हेल्प कर सके। ग्रेट। तो वो एक फिर रिलेशनशिप बन जाता है, बाकी चीज़ें तो फिर धीरे धीरे आती जाएगी। बट एंड ऑफ द डे बॉटम लाइन ये तो रहेगी कि क्वालिटी प्रोडक्ट होना चाहिए, सही दाम पे होना चाहिए और टाइमली डिलीवरी होना चाहिए। वो हमारा एक मिनिमम एक ऑब्जेक्टिव रहता है। तो सोलर इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें बहुत सारे लोग एक दूसरे को एज अ कॉम्पिटिटर नहीं देखते, बट एज अ देखते हैं कोलाबरेटर के, हम लोग इनसे साथ कोलाबरेशन करके क्या काम कर सकते हो। सो दैट अप्रोच इन योर बिजनेस स्ट्रेटेजी इज वेरी मच कमेंडेबल एंड लाइक वो बहुत अच्छा है कि जो इंडस्ट्री को एज अ वोल ग्रो कर रहा है। करेक्ट। आपके यहाँ एक ज्योति इनिशिएटिव है, उस पर आप थोड़ा लाइट डालोगे, क्या एग्जैक्टली वो इनिशिएटिव करता है? सो इट्स अ वेरी हम्बल approach from our end in terms of spreading a little bit more awareness on renewables, on solar. हमारे एक कॉन्सेप्ट बोलते हैं लोकल कम्युनिटीज़ को डेवलप करना, लोकल कम्युनिटीज़ को सपोर्ट करना, अपस्किल करना। तो हम लोग कई सारे लोकल कॉलेजेस में जाके वी ट्राई टू टॉक अबाउट सस्टेनेबिलिटी, टॉक अबाउट रिन्यूएबल्स, टॉक अबाउट सोलर, उसके क्या एडवांटेजेस है, उसकी क्या अपॉर्चुनिटीज़ है एज अ करियर, एज अ जॉब, एज अ बिजनेस ओनर, या फिर टेक्नोलॉजी वाइज भी कि क्या क्या नई चीज़ें मार्केट में आ रही है। एंड देन वी कीप इनवाइटिंग दोस कॉलेज स्टूडेंट्स, वेदर इट इज़ ऑन द ग्रेजुएशन लेवल, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स है, 11वीं-12वीं के बच्चे हैं, वी कीप होस्टिंग दो स्कूल एंड कॉलेज स्टूडेंट्स इन आवर फैक्ट्रीज फॉर कंप्लीट फैक्ट्री विजिट्स। तो जब हम कितनी भी बात पेपर पे करते हैं और हम जो बोलते हैं कि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस अलग चीज़ होती है, तो फैक्ट्री जब आते हैं, प्रोडक्ट देखते हैं, समझते हैं, 4 क्वेश्चंस पूछते शायद एक या 2 ही है, लेकिन उनके माइंड में 10 तरह के क्वेश्चंस अराइज होते हैं। आई एम श्योर फिर घर जाके उसके बारे में वो लोग समझना चाहते हैं, गूगल करते हैं, अपने टीचर्स से, अपने आसपास वालों से पूछते हैं। तो एक एटलीस्ट एक सेंस ऑफ क्यूरियोसिटी हो। उसका मतलब ये नहीं है कि सारे लोग रिन्यूएबल्स में एंटर हो, लेकिन आज रिन्यूएबल इज़ लाइक अ वॉक ऑफ लाइफ। आप कोई भी सेक्टर में हो, कोई भी बिजनेस में हो, कोई भी जॉब में हो, ये तरह की चीज़ें आपको अफेक्ट होने वाली है। तो उसका एटलीस्ट एक्सटर्नल व्यू आपको मिल जाए, वो भी इम्पॉर्टेंट है। तो हम उन तरह की सब चीज़ों को अवेयरनेस फैलाने के लिए हम ये एक इनिशिएटिव चला रहे हैं ज्योति, और इसके अंदर फिर हम छोटी छोटी और भी चीज़ें करते हैं। हम जैसे ट्री प्लांटेशन ड्राइव्स करते हैं या इस तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं विच आर गोइंग टू स्प्रेड दिस अवेयरनेस ऑन रिन्यूएबल्स एंड सस्टेनेबिलिटी। ग्रेट सर, ग्रेट सर, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है सर। नवीटास का विजन क्या है? So basically, we want to remain a diversified renewables group, focusing on the manufacturing and execution both, becoming a national name definitely, but taking the Indian name in the global markets. हमारा internationally US market में और Middle East market में भी काफ़ी activity हो रहा है. In fact, we are looking ahead to set up our factories in the US with the local government support there. So overall vision is specific. अगर बोले it is about the real change that we want to bring to the table, bring to the society. उसके पीछे when we look at से अभी जो 10 साल निकले हैं, next 10 years, it's like a very exciting journey ahead for us. उसके अंदर continuing to deliver the right product, good technology, bringing new products in the market and new services to the market. So being a complete diversified group on the raw material front, on the manufacturing, on the project execution, on the financing for these kind of projects, and then becoming a global player in this market. This is like a broad vision, which is again a small vision, but more than that, it is about contributing our little bit to the Indian renewable sector. Great sir, great sir. सर बट लाइक आई एम वेरी मच क्यूरियस कि जितने सोलर मैन्युफैक्चरर्स जैसे डोमेस्टिक कैपेसिटी को कैटर करने के लिए है, तो उतनी सप्लाई भी है, मतलब लेकिन सप्लाई एंड डिमांड में कोई ब्रिज नहीं है, क्योंकि ये इम्प्लीमेंटेशन आगे भी रुका था जस्ट बिकॉज ऑफ वन ऑफ दिस रीजन के इतनी सप्लाई नहीं है हमारे, इतने यहाँ इतने मैन्युफैक्चरर ही नहीं है। सो बेसिकली इंडिया में आप अगर हिस्ट्री देखेंगे या करंट रन रेट देखेंगे तो अभी तक हम 12 से 15 गीगावाट सालाना इंस्टॉल करते हैं। ओके। which is supposed to increase to 20 and 25, maybe 30 gigawatt. Okay. 30 gigawatt करना मतलब भी existing जो market है which is already a big market, उसको double करना है। Okay. तो 30 gigawatt भी पहुंच जाते हैं तो भी आज के दिन जो इंडियन मैन्युफैक्चरिंग बेस बन चुका है which is I think much more than 50 gigawatt already, Correct. जो इंडिया में लग चुका है। और अभी जो भी तरह के एक्सपेंशन प्लान्स है सब कंपनीज के जो अनाउंसमेंट्स हो चुकी है या अंडर इम्प्लीमेंटेशन है, तो दिस फिगर इज गोइंग टू ग्रो टू 100 गीगावाट। तो इंडिया में 100 गीगावाट की जब मैन्युफैक्चरिंग की बेस रहेगी और अगर डोमेस्टिक डिमांड 25 से 30 गीगावाट की है, तो अगर इंडस्ट्री 50 या 60%
आउटपुट पे भी काम करती है। मैन्युफैक्चरिंग अगर 100 इसके सामने 50 या 60 भी अगर हम बनाते हैं तो भी ये इनफ सप्लाई फॉर द होल मार्केट, प्लस वी हैव सप्लाई फॉर एक्सपोर्ट मार्केट एज वेल। सो आई डोंट थिंक के सप्लाई साइड से अब कोई कंस्ट्रेंट आने वाला है। 1 साल 2 साल पहले शायद ये बात ठीक थी, लेकिन लास्ट 1 साल या 1.5 साल में काफ़ी एग्रेसिवली एक्सपेंशन करी है सब कंपनीज ने। सर टॉकिंग अबाउट द कॉस्ट कि BCD अभी सोलर पैनल्स पे कितनी है और उसका क्या इम्पैक्ट है? सो अप्रैल 23 से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंपोर्ट ऑफ सोलर सेल्स उस पर 25% की BCD इम्प्लीमेंट करी थी। इंपोर्ट ऑफ सोलर मॉड्यूल्स उस पर 40% की BCD इम्प्लीमेंट की थी। BCD इज़ बेसिक कस्टम ड्यूटी, कि आप कहीं भी कोई भी देश से पैनल अगर इंपोर्ट करोगे या सेल इंपोर्ट करोगे तो उस पर इंडिया लाने का एक पर्टिकुलर कॉस्ट है। दिस इज़ टू सपोर्ट इंडियन मैन्युफैक्चरिंग। 25 और 40 के ऊपर फिर एक एजुकेशन सेस होता है जो 10% का रहता है। तो इफेक्टिव ड्यूटी इज़ 27.5 ऑन सेल्स एंड 44% ऑन इंपोर्ट ऑफ फिनिश सोलर मॉड्यूल्स। और इसको इम्प्लीमेंट होने के बाद में और हम प्री BCD अगर रेट्स में जाएं तो क्योंकि अभी इंडस्ट्री में कुछ डाउनफॉल आया है तो आफ्टर ड्यूटी भी पुराने प्राइसेस या उसके आसपास में इंडस्ट्री पहुंच गई है। सो इन दैट सेंस लोकल मैन्युफैक्चरिंग को भी ठीक ठाक सपोर्ट हो गया है, तो फिर भी एंड यूज़र तक में उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट गया नहीं है। अभी भी अफोर्डेबिलिटी की हम बात करें तो आफ्टर ड्यूटी भी प्रोजेक्ट अगर हम स्पेसिफिक पॉकेट्स में बात करें तो अपवर्ड्स ऑफ 25-30% से 60-70% के आधार पे वर्किंग हो रही है कैप्टिव जनरेशन के लिए। अगर हम पेबैक की बात करें तो 2 साल से लेकर 4 साल में मैक्सिमम कैप्टिव प्रोजेक्ट्स का पेबैक हो जा रहा है। हम लॉन्ग टर्म पावर सप्लाई की बात करें जो गवर्नमेंट या कॉर्पोरेट PPAs में तो वो हो सकता है 9 से 10 साल के पेबैक होते हैं, बट वहाँ पे आया था 10-12%, 13% का जो एक्सपेक्टेशन होता है वो काफ़ी कंफर्टेबली अचीव हो रहा है जब हम 25 साल के प्रोजेक्ट या 27 साल के प्रोजेक्ट की होराइजन में बात करते हैं। सो कमिंग बैक ऑन दिस पॉइंट ओनली कि सर जो प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम है PLI है फॉर सोलर, तो वो सर उसका क्या ऑन ग्राउंड इम्पैक्ट है? सर आपको गवर्नमेंट से पैसे मिले और ये पैसे EPC कंपनी को पास ऑन हो रहा है, तो उस पर आपका क्या व्यू पॉइंट है? सो PLI फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली इज मेंट फॉर लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, और उस स्केल पे इन्वेस्टमेंट करने की इंडिया में बहुत ही लिमिटेड कंपनीज में उसकी कैपेबिलिटी है। सो फर्स्ट फेज़ में 4500 करोड़ का बजट सैंक्शन हुआ था, फिर नेक्स्ट फेज़ में 19,500 करोड़ का, कंबाइंड 24,000 करोड़ का। उसके अंदर जितना मुझे ध्यान में कुछ 9 या 10 कंपनीज को इसका एलोकेशन मिला है जो एंड टू एंड करेंगे या फिर इनगट से आगे सेल और मॉड्यूल तक करेंगे। कुछ कंपनीज सेल और मॉड्यूल करेंगी। तो सबने अलग अलग कैपेसिटी पे बिड किया। मिनिमम आई थिंक 2 गीगावाट के स्केल पे, या किसी ने आई थिंक 1 गीगावाट पे भी किया है। तो वो सब प्रोजेक्ट्स में जेस्टेशन पीरियड काफ़ी बड़ा है, 1.5 से 2 साल, कहीं पे 2.5 साल का। तो आज के दिन काफ़ी प्रोजेक्ट्स अंडर इम्प्लीमेंटेशन में, लेकिन क्योंकि अगेन इंडिया में ये सब चीज़ें फर्स्ट टाइम इंस्टॉल हो रही है। अब वो सेल लाइन, इनगट, वेफर, पॉलीसेल इंडिया में कभी नहीं लगे। और सेल लाइन के भी इंडिया में 3 या 4 ही एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरर्स है। तो ये पूरा एक तरह से इंडस्ट्री जंप है जो एक तरह से टाइम लगता है चीज़ों में आने में। काफ़ी इसके पीछे इंफ्रा की रिक्वायरमेंट है, ट्रेन मैन पावर की, स्किल टेक्नीशियंस की, या लार्ज लेवल पे हम बोले तो पूरे टेक्निकल हेड्स की रिक्वायरमेंट है, जो धीरे धीरे ट्रेनिंग चालू है। उसका EPC कंपनी तक कैसे वो रीच आउट होता है वो तो टाइम बताएगा, क्योंकि वो मार्केट है, सप्लाई डिमांड का कॉन्सेप्ट चलता रहेगा, और इंडिया से या इंडिया के बाहर उनको एक्सपोर्ट करने से ज़्यादा इसका एडवांटेज मिलता है, तो उस पर ये चीज़ डिपेंड होगी। तो इट्स टू अर्ली टू से अबाउट ट्रिकल डाउनिंग इफेक्ट कि वो इंसेंटिव कितना गवर्नमेंट से PLI एंड PLI से एंड यूज़र के पास आएगा। अगर सप्लाई इनफ रहेगी और डिमांड कम रहेगी तो फिर डेफिनेटली पास ऑन होगा। बेसिकली PLI इज़ नॉट ओनली कि इंसेंटिव कस्टमर तक पास ऑन हो जाए। आज के दिन भी सोलर बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है, कोई ऐसा कोई चैलेंज नहीं है प्राइस का, बट मोर देन दैट इट इज़ ऑन दी लार्जर एनर्जी सिक्योरिटी फ्रंट कि आज हम ऑयल या फॉसिल फ्यूल बेस्ड इकोनॉमी है, उससे हम रिन्यूएबल्स में शिफ्ट हो रहे हैं। बट रिन्यूएबल्स भी अगर हम कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड इकोनॉमी कर रहे हैं कंपेयर टू अ फ्यूल बेस्ड इकोनॉमी, तो उसमें भी हम वापस से इंपोर्ट पे डिपेंडेंट है, एंड विच इज़ अ वेरी नेशनल सिक्योरिटी इशू, बिग सिक्योरिटी इशू। तो द इंटेंशन इज़ नॉट ओनली कि हमको बिजली की रेट कम करनी है, लेकिन उससे ज़्यादा कि जो उसके पीछे प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है वो भी इंडिया में प्रोड्यूस हो फॉर अवर नेशनल इंटरेस्ट। सो लार्जर ऑब्जेक्टिव इसमें थोड़े लॉन्ग टर्म है, नॉट जस्ट के प्राइसिंग कितनी कम हो जाती है। सर थोड़े गवर्नमेंट इनिशिएटिव, लाइक सोलर इंडस्ट्री एक यूटिलिटी है, और यूटिलिटी गवर्नमेंट के साथ बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन में आती है, पॉलिसीज और वगैरह से ड्रिवन होती है।
तो सर मैं उस पर आना चाहूँगा कि सर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो सारे 16 ईपीसी कंपनीज को बहुत मतलब हॉन्ट कर रहा है कि एएलएमएम आएगा कि नहीं आएगा, मतलब एएलएमएम जो है इम्प्लीमेंटेशन डेट है जो डिसाइड हो गई है वो आएगा कि नहीं आएगा, व्हाट इज योर व्यू ऑन दैट? सो अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर्स, ये कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट 3 साल से गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था। इसमें इनका फोकस है क्वालिटी के ऊपर। करेक्ट। कि कोई भी मैन्युफैक्चरर अगर मार्केट में प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं और अगर गवर्नमेंट का कोई भी तरह का इंसेंटिव है उस प्रोजेक्ट में, तो दे वांट टू मेक श्योर कि वो इंसेंटिव सही जगह यूटिलाइज हो, सही प्रोडक्ट में यूटिलाइज हो। इसके लिए उनका एक ऑडिट का प्रोसेस है जो फैक्ट्री में आके वो काम होता है, एंड दिस इज बेसिकली टू इंश्योर के चीप इंपोर्ट्स से इंडियन सिटीजन की सेफ्टी हो जाए। करेक्ट। तो ये एक तरह का एक एडिशनल क्वालिटी सर्टिफिकेशन है अलॉन्ग विद BIS। अब ये चीज़ इम्प्लीमेंटेशन में कुछ रीज़न से एक्सटेंड होती गई है। इस साल इम्प्लीमेंट होनी चाहिए थी अप्रैल 2023 से, लेकिन अब ये जो अनाउंसमेंट हुआ है कि मार्च 2024 तक जितने प्रोजेक्ट्स अंडर कमीशनिंग है वहाँ पे उस चीज़ से छूट दी गई है, एग्जेम्प्ट है कि ALMM सर्टिफिकेशन के बिना भी हम पैनल्स यूज़ कर सकते हैं, वेदर डोमेस्टिक और इम्पोर्ट, फॉर द सेट ऑफ कस्टमर्स, ग्रिड कनेक्टेड, नेट मीटरिंग एंड ओपन एक्सेस। अगर हम स्पेसिफिक बात करें, पोस्ट अप्रैल 24 गवर्नमेंट का ऐसा मैंडेट है कि कोई भी प्रोजेक्ट हो, नेट मीटरिंग हो, ओपन एक्सेस हो, वहाँ पे ALM अप्रूव्ड मॉड्यूल्स ही यूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ द करंट स्टेट ऑफ अफेयर्स। दूसरी बात ये भी कि क्योंकि अब इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग बेस काफ़ी बढ़ गया है, सो वी डोंट रियली वी आर नॉट रियली डिपेंडेंट ऑन इम्पोर्ट्स फॉर क्वांटिटी। क्वालिटी तो है इंडिया में, लेकिन अब वॉल्यूम जो रिक्वायरमेंट है वो भी अब इंडिया में काफ़ी डेवलप हो गई है। सो जो डोमेस्टिक डिमांड है उसको फुलफिल करने के लिए वी हैव मोर देन सफिशिएंट डिमांड सप्लाई। सो इन आवर हम्बल ओपिनियन हमको नहीं लगता है कि ये एक्सटेंड होगा। अगर एक्सटेंड होने की बारी आती है तो गवर्नमेंट से कोई ना कोई संकेत आ चुके होते हैं अभी तक में। ओके, बिकॉज अभी तक कोई सिग्नल नहीं आया गवर्नमेंट से, तो ये ALMM की जो लास्ट डेट है इम्प्लीमेंटेशन की, तो आई गेस 31 मार्च, 31 मार्च, तो 31 मार्च पे ये इम्प्लीमेंट होगा 2024। ओके, जो सबसे इफेक्टिव चीज़ है सोलर इंडस्ट्री की वो उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट लाइक 25% से अप और IRR लाइक अप टू 70%, वो मिलना बहुत मुश्किल है कोई भी इंडस्ट्री में, और ये इंडस्ट्री में ये मिल रहा है, तो विच इज़ वेरी मच पॉजिटिव पॉइंट। एंड यही पॉइंट मुझे अट्रैक्ट किया था व्हेन आई स्टार्टेड इन माई सोलर जर्नी। सो सर, कोई एक पॉलिसी गवर्नमेंट की कि जो आपको लगे कि विच वॉज अ वेरी मच इम्पॉर्टेंट पॉलिसी फॉर द सोलर इंडस्ट्री इटसेल्फ? मे बी नॉट वन, बट मैं सर 2 या 3 पॉलिसी पे बात करना चाहूँगा। वन वॉज द रिवर्स ऑक्शन, जो सेंट्रल गवर्नमेंट से इनिशिएटिव था कि गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट करने के लिए उन्होंने एकदम ट्रांसपेरेंट बिडिंग प्रोसेस बनाया और प्राइसिंग को रिवर्स ऑक्शन के थ्रू, टेंडरिंग, ई ऑक्शन के थ्रू डिस्कवर करनी शुरू करी। तो ग्लोबली ये एक अट्रैक्शन आया कि यहाँ पे पूरा ट्रांसपेरेंट वे में सबको चांस मिलेगा पार्टिसिपेट करने का। उसके पहले एक स्टेप पहले गवर्नमेंट ने टारगेट ही इतने बड़े बना दिए, 20 गीगावाट जो थे उसको एनडीए गवर्नमेंट ने 100 गीगावाट पे स्केल किए, और वो बोले कि अब हमारे इस टारगेट को फुलफिल करने के लिए हम ये लार्ज स्केल रिवर्स ऑक्शन करेंगे। 50 मेगावाट 10 मेगावाट की बातें होती थी, सीधा वो 500 और 1000 मेगावाट की बातें होने लगी। तो आई थिंक एक तो वो इंडस्ट्री लेवल पे बहुत बड़ा चेंज लेके आया, क्योंकि वॉल्यूम के साथ इंडस्ट्री जब ग्रो हुई तो उसका एडवांटेज ऑब्वियसली पूरे कंट्री को इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मिलने लगा। जब हम रूफटॉप और डिस्ट्रीब्यूशन सोलर की बात करें तो ऑब्वियसली नेट मीटरिंग की हम जब बात करें, हमको जो इतना आसान लगता है कि हमारा राइट है एक तरह से वो, बट जब नेट मीटरिंग सरकार ने दिया तो उस वजह से जो भी एक्सपोर्ट पावर वेस्ट होने का एक डर लगता था, वो एक मैटर सॉल्व हो गया। और एक हम एंड यूज़र लेवल पे बात करें तो आज भी जो रेसिडेंशियल सोलर की मार्केट है उसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट की सब्सिडी है 20 and 40%, वो एक काफ़ी एक अट्रैक्टिव फीचर है जो एंड यूज़र को सोलर लगाने में एक अट्रैक्शन देता है कि गवर्नमेंट से कुछ भी तरह का इंसेंटिव मिल रहा है, मतलब कि वो चीज़ लॉन्ग टर्म चलने वाली है, और उस वजह से, और क्योंकि फिर बाद में आफ्टर सब्सिडी पेबैक अच्छे दिखते हैं, इस तरह की चीज़ें। ऑफ ग्रिड की हम बात करें तो कुसुम एक प्रोग्राम चल रहा है जो पहले अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग नाम से होता था, लेकिन अब जो भी पंपिंग प्रोग्राम्स है, सोलर पंपिंग फॉर द फार्मर्स, वो एक बहुत बड़ी स्कीम है, एक तरह से एक साइलेंट रिवॉल्यूशन कहूँगा मैं सोशल लेवल पे, जिसकी वजह से फार्मर्स की इनकम डबल हो रही है या उनके खेती में 2 के बदले 4 क्रॉप्स साल में निकाल पा रहे हैं। तो वो एक इनडायरेक्टली काफ़ी बड़ा एक चेंज आया इंडस्ट्री में। डेफिनेटली सर, लाइक बहुत सारे टॉकिंग अबाउट द टारगेट ऑफ इंडिया, तो सर जैसे आपने बताया कि 100 गीगावाट
की प्रोडक्शन कैपेसिटी हम लोग मैच कर देंगे विद इन दिस ईयर, करेक्ट। तो गवर्नमेंट का तो टारगेट 280 गीगावाट है बाय द ईयर ऑफ 2030। तो सर ये 2-3 साल में हो जाना चाहिए, तो ये टारगेट हम लोग क्यों अचीव नहीं कर पा रहे? नहीं, तो काफ़ी तरह के लिमिटेशंस होती है जब लार्ज स्केल यूटिलिटी ग्रिड से कनेक्ट किया जाता है। तो ट्रांसमिशन एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, लैंड अवेलेबिलिटी, लैंड एक्विजिशन एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, और फिर प्रोजेक्ट को पूरा बिल्ड करने का जो एक ओवरऑल जस्टिसिंग पीरियड है। तो अभी हम इंडिया में 12 से 15 गीगावाट लगा रहे हैं। अगले आने वाले सालों में ये एक तरह से प्रोजेक्शन है कि 25 गीगावाट हो जाएगा समझो इस साल से, एंड गोइंग फॉरवर्ड जो 35 से 40 गीगावाट हम लगा पाएंगे एक साल में। एट प्रेजेंट हम 70 गीगावाट पे हैं और कुछ 50 से 60 गीगावाट अंडर एग्जीक्यूशन है, जिसमें बिडिंग हो चुकी है प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन स्टेज में। तो एंड ऑफ दिस ईयर मार्च 24 और मे बी अर्ली 24 हम 50 से 60 गीगावाट और अगर कनेक्ट कर भी देते हैं तो भी हम 125 गीगावाट पे पहुँचेंगे। स्टिल हमारा 150 गीगावाट पेंडिंग रहेगा फॉर नेक्स्ट 6-7 ईयर्स। 2025 के बाद से 5 साल की बात करें तो हम सिर्फ सोलर की बात करें, रिन्यूएबल्स लेवल पे 50 गीगावाट का प्रोजेक्शन है जो गवर्नमेंट ने ऑफिशियल टारगेट्स निकाले हुए हैं कि हम हर साल इतना बिडिंग करने वाले हैं टू मेक श्योर कि सबको इनफ क्लैरिटी रहे हमारे प्लान्स का। तो आई थिंक दीज आर बिग टारगेट्स बट नॉट रियली बिग कंपेयर टू द स्केल ऑफ इंडिया, एंड वी आर वेरी कॉन्फिडेंट कि ये टारगेट्स हम फुलफिल कर पाएंगे। सेकेंडली सर, लाइक जो सपोर्ट क्लीन टेक बिजनेस को मिलना चाहिए ऑन द एंड ऑफ द कॉर्पोरेट लाइक MSME बिजनेसेस, वो मिल रहा है आपके हिसाब से? बेसिकली सपोर्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, आई डोंट थिंक। मोर देन दैट, अगर मार्केट में डिमांड क्रिएट होती है उस चीज़ की तो ऑटोमेटिकली लोग उस तरह से काम करना शुरू करते हैं। आज के दिन हम जब कार्बन न्यूट्रल की बात कर रहे थे तो एक तो हुआ कि आउट ऑफ वॉलंटरी लोग करते हैं काम, एक हो गया कि लार्ज कॉर्पोरेट्स की अगर हम बात करें, स्कोप 1 2 3 हम जब बोलते हैं उसके अंदर स्कोप 3 एमिशंस होते हैं विच इज़ इनडायरेक्ट एमिशंस, कि आपके सप्लायर के भी आप एमिशंस को कंट्रोल करिए। तो जो भी कोई एक्सपोर्ट के बिजनेस में MNCs को सप्लाई करते हैं, इंडियन कॉर्पोरेट्स को सप्लाई करते हैं, उन्होंने अपने सप्लायर्स को, जो उनकी वैल्यू चेन वालों को बोल दिया कि आपको ये तरह से प्रोसेस को डिकार्बनाइज करना है, आपके एमिशंस को कम करना है। करेक्ट। तो वो सपोर्ट से ज़्यादा वो तो आउट ऑफ कंपल्सन भी होता है बहुत बार ये काम कि आपको नहीं करना है तो हम किसी और के पास जाएंगे। सो इन दैट सेंस अगर कोई एक्सपोर्ट कर रहा है और अगर वो टेक्सटाइल में है, डायमंड बिजनेस में है, स्टील बिजनेस में है, तो बहुत बार तो कस्टमर की डिमांड की वजह से ही करना पड़ता है, विच इज़ ऑब्वियसली indirectly environmental friendly. Correct. So anyway, sir, like it is a forced or is it voluntary, but it is making environment good. So again, forced word is a very hard word. Okay. जो भी ये conscious companies है, apart from few होंगे सब जगह पे, but वो उस तरह के hand holding करना चाहते हैं कि we want to help you in this journey. और सपोर्ट से ज़्यादा फिर ये रहता है कि they will generally and obviously prefer someone who is more conscious. Correct. उसका मतलब ये नहीं कि दूसरे से काम नहीं करना चाहते, they are like having enough opportunity to do that. अगर कोई ज़्यादा उस चीज़ के ऊपर काम कर रहा है तो obviously he has to get an advantage, क्योंकि क्या हो गया, it is economically advantage as well. आज कोई सोलर अगर करता है अपने फैक्ट्री पे, उनकी बिजली ग्रीन में कन्वर्ट हो रही है तो उनका कार्बन एमिशंस तो कम हो ही रहा है, लेकिन अल्टीमेटली उनकी पावर की सेविंग हो रही है, जो वजह से उनका कॉस्ट सेविंग भी हो रहा है। सिमिलरली इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में अगर कोई फ्लीट कन्वर्ट कर रहा है फ्रॉम आइस टू इलेक्ट्रिक, तो उसकी डे टू डे की रनिंग कॉस्ट कम हो रही है और साथ ही पोल्यूशन भी कम हो रहा है। तो इट इज़ इन अ वे एडवांटेज फॉर बोथ। करेक्ट। जीरो इज अ ट्रेंडिंग वर्ड एंड बज़वर्ड, लाइक आपकी कंपनी भी एक नेट जीरो कंपनी है, तो सर उस पर आप थोड़ा क्लैरिटी देना चाहोगे? सो करेक्शन, हम कार्बन न्यूट्रल कंपनी है, वी आर स्टिल नॉट अ नेट जीरो। नेट जीरो इज स्टिल नेक्स्ट स्टेप फॉर अस। ये सब फैंसी वर्ड्स ही नहीं है, दीज आर लाइक रियल लाइफ सिचुएशंस फॉर अस। कंट्री लेवल पे और कंपनी लेवल पे सब ने अपने अपने टारगेट्स लिए है वॉलंटरीली कि हम अपना एमिशंस, कार्बन एमिशंस विद इन अवर लिमिटेशन एंड विद इन अवर कैपेसिटी हम उसको कम करना चाहते हैं, अल्टीमेटली एलिमिनेट करना चाहते हैं। अगर हम उसको एलिमिनेट नहीं कर सकते तो क्या हम ऐसी कोई और एक्टिविटी कर सकते हैं जिसमें हम कार्बन कैप्चर कर सकें, बेसिकली पोल्यूशन को हम कम कर सकें, विच इज़ इन फॉर्म ऑफ आइदर ट्री प्लांटेशन, इट इज़ इन डिफरेंट अदर टेक्नोलॉजीज वेयर वी कैन रिड्यूस और कैप्चर कार्बन, या फिर हम कुछ और तरह के ऐसे एक्टिविटीज़ करें जिसमें हम अगर सिमिलर एक्टिविटी थर्मल बेस हो रही होती तो उसको हम उसके सामने ऑफसेट कर सकते हैं, जो कार्बन क्रेडिट्स की भाषा में कहते हैं। तो हमारी कंपनी 2021 से हम कार्बन न्यूट्रल है, हमने उसका पूरा ऑडिट कराया हुआ है, उसका थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन होता है, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क में उसका UNFCCC में उसकी डिटेल्स सबमिट की जाती है और एक पूरा ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म के थ्रू ये प्रोसेस रन होता है। अगेन प्योरली वॉलंटरी, देयर इज़ नो गवर्नमेंट रिक्वायरमेंट, ना कोई बैंक हम के करवाती है, ना कस्टमर चाहते हैं ऐसा करना।
लेकिन ये चीज़ हम कॉन्शियसली और वॉलेंटरीली जब हम करते हैं, साथ साथ में बाकी लोग भी करना शुरू करेंगे, तो डे टू डे में हम कैसे हमारी लाइफस्टाइल में छोटे छोटे बदलाव ला सकते हैं, उस चीज़ पे फोकस है। और नेट ज़ीरो एक बहुत लार्जर विजन है कंट्री का, मोदी जी का, ओवरऑल सभी देशों का। अभी COP28 जस्ट कंप्लीट हुआ है। करेक्ट। तो हर एक कंट्री ने अपने अपने टारगेट्स लिए कि हम कितना रिन्यूएबल्स करेंगे, कितना हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेंगे, ग्रीन हाइड्रोजन, या कितनी बाकी एक्टिविटीज़ करेंगे। तो इन सब का एक कंबाइंड इफेक्ट होएगा, जिससे कि हम वो 1.5 डिग्री या 2 डिग्री जो हम टेम्परेचर राइज से बचना चाहते हैं, उसके नीचे रहे। वो अगर हमको चाहते हैं कि वो कंटिन्यू हो, जो भी हम आए दिन साइक्लोन और फ्लड्स की सिचुएशन में है इंडिया में, ग्लोबली, उस चीज़ से बचने के लिए दीज आर लाइक लाइफ सेविंग इनिशिएटिव्स। ये कोई एक स्टोरी नहीं रही है अब, दिस इज़ लाइक अ रियल लाइफ सिचुएशन फॉर एवरीवन। ग्रेट सर, ग्रेट सर। बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन करा कि कैसे हम लोग की छोटे छोटे स्टेप से सस्टेनेबिलिटी को और सस्टेनेबल लाइफस्टाइल में इम्प्रूव कर सके अपने आप को। सर लाइक हाउ क्लीन टेक एज अ सेगमेंट इज गोइंग, बिकॉज सोलर क्लीन टेक का एक सेगमेंट है। तो क्लीन टेक ब्रॉडली आपको कैसा लग रहा है कि कैसे आगे बढ़ रहा है, और इसमें क्या क्या और अपॉर्चुनिटी है आपके हिसाब से? तो क्लीन टेक एक बहुत ही ब्रॉड वर्ड है, फ्रेमवर्क है। उसके अंदर एनर्जी जनरेशन एंड कंजम्पशन एक सेगमेंट है, जब हम रिन्यूएबल्स की बात करते हैं। उसके अंदर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी भी एक सेगमेंट आ जाता है। आज के दिन क्लीन टेक में एग्री टेक भी एक सबसेट हो चुका है। बेटर वेज ऑफ फार्मिंग, उसके अलावा बेटर वेज ऑफ कंज्यूमिंग एनर्जी, तो एनर्जी एफिशिएंसी के ऊपर हम बात करते हैं। तो इसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर आपस से दो चीज़ें आती है। कोई लोग है जो उसके प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, कोई है जो उस प्रोडक्ट को बेटर यूटिलाइज करने के लिए सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं। Okay. तो अल्टीमेटली इस तरह के सभी तरह के बिजनेसेस में स्कोप तो है ही, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। बट क्वेश्चन है कि हम उसको एज अ बिजनेस देख रहे हैं, या हम ऐसा देख रहे हैं कि हमारा एक इनडायरेक्ट कंट्रीब्यूशन है एनवायरनमेंट की तरफ, सोसाइटी की तरफ। Okay. अगर हमारा ऑब्जेक्टिव थोड़ा सा हम चेंज कर सकते हैं, Okay. और फिर हम जब उस बिजनेस को करते हैं तो एक अलग लेवल का सेटिस्फेक्शन मिलता है। और वो ज़रूरी नहीं है कि अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस से छोड़ के इसमें आना है। समझो एग्जाम्पल कि टेक्सटाइल में काम कर रहा है, तो टेक्सटाइल को ही क्लीन करने के पीछे बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ है। कोई कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स में काम कर रहा है, कैसे उस एक्टिविटी को हम रिड्यूस कर सकते हैं जिसमें हम कम कार्बन को यूज़ कर सके या रिप्लेस कर सके। तो ये बिल्कुल ऐसा एक मिथ है कि हमको हमारे एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री प्लस या वर्सेस रिन्यूएबल्स या क्लीन टेक पे जाना है। एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री हर एक में स्कोप है जो हम बेटर वेज में कर सकते हैं। करेक्ट। सो स्टार्ट वेर यू आर। सो बेसिकली आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, और रिन्यूएबल एनर्जी के रिसोर्सेज आपके अपने नियर बाई सर्कल में फाइंड आउट करके उसको इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हो, जो भी आप बिजनेसेस में हो। करेक्ट सर, मैं आपका एक डेकेड का एक्सपीरियंस है सोलर इंडस्ट्री में, तो उसमें आपने बहुत सारे चेंजेस देखे हैं। तो लाइक यो एक डेकेड आपका सोलर इंडस्ट्री में कैसा रहा, और क्या एग्जैक्टली आपने फंडामेंटली चेंज होता देखा? ओवरऑल जो ये जर्नी रही है हमारी कंपनी की, हमारे ग्रुप की, काफ़ी सीखने को मिला है। सीखते सीखते एग्जीक्यूशन करने का मौका मिला है। जो सबसे बड़ा फंडामेंटल चेंज आई थिंक मुझे लगता है, हम लोग को एज अ कंपनी लगता है कि अब एंड यूज़र सोलर के बारे में समझ चुके हैं। ओके। उनको उसका एडवांटेज कमर्शियली एंड टेक्निकली दोनों समझ में आ गया है। ओके। वो एक बहुत बड़ा एक ट्रांसफॉर्मेशन कहूँगा मैं, क्योंकि अब हमको किसी को भी अवेयरनेस या कॉन्सेप्ट सेलिंग की बात नहीं रही है, सीधा बिजनेस की बात होती है, देसी भाषा में धंधे की बात होती है। तो अब जब एंड यूज़र अगर इस चीज़ के रिक्वायरमेंट कर रहा है, तो इंडिया में 150 करोड़ की हमारी आबादी है, विच इज़ लाइक द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। तो अगर हम इस तरह से एज्यूम करें कि जैसे जैसे प्रॉस्पेरिटी बढ़ रही है, और GDP इज इंक्रीजिंग, वी आर इंचिंग टूवर्ड्स 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, ये सब जो भी मैक्रो फैक्टर्स है, तो उस सेंस में अफोर्डेबिलिटी बढ़ रही है हर एक जगह पे, एंड हमारी लाइफस्टाइल इंक्रीज हो रही है। अब इंडस्ट्री एज अ होल या कम्युनिटी एज अ होल सोलर अडॉप्ट कर रहे हैं। वो NGO लेवल पे हो रहे हैं, इंडस्ट्री लेवल पे हो रहे हैं, किसी को अपने छोटी घर पे छत पे लगाना है उसके लिए हो रहे हैं, कोई कॉस्ट के लिए लगा रहा है, कोई उसकी नेसेसिटी और उस वजह से लगा रहा है। तो अब डिमांड क्रिएशन हो चुकी है, अब टाइम आया एग्जीक्यूशन का। तो आई थिंक ये एक सबसे बड़ा चेंज है। अब उसके साथ में पॉलिसी फॉलो होएगी, क्वालिटी फॉलो होएगी, डिमांड सप्लाई फॉलो होएगा, फाइनेंसेस आने लग गए हैं, बैंक सपोर्ट करने लग गई है, विच इज़ अगेन अ बिग चेंज। तो बट अल्टीमेटली द अवेयरनेस which has gone down to the deep level, वो एक बहुत बड़ा चेंज है। So sir, like कौन सी एडवाइस है आप यंग एंटरप्रेन्योर्स को देना चाहते हो जो एक्चुअली सोलर इंडस्ट्री में काम करना चाहता है, या उनको कुछ करना है क्लीन टेक स्पेस में, उनको पता नहीं है वेयर टू स्टार्ट? करेक्ट। तो क्या एग्जैक्टली आप कहना चाहते हो उन लोगों से? फर्स्ट ऑफ ऑल तो जितना भी ये बाहर से अट्रैक्शन दिखता है,
लाइक एनी इंडस्ट्री इसमें टाइम स्पेंड करना पड़ेगा. ओके टेक्निकली अपने सब्जेक्ट में अपने एक्सपर्टीज लानी ज़रूरी है. ओके वी हैव टू मेक श्योर कि हम जो चीज़ कर रहे हैं वो बेस्ट है, करेक्ट क्वालिटी उसकी अच्छी है, जो हम कस्टमर को डिलीवर करेंगे प्रोडक्ट है कि सर्विस वो अच्छी वैल्यू फॉर मनी है. और उसको करने के लिए जो पेशेंस चाहिए, क्योंकि कोई भी इंडस्ट्री में जाएंगे या सोलर में आएंगे, उसके पीछे का एक इनिशियल 2 से 3 साल का जर्नी रहेगा जो उसको लर्निंग में आएगा. प्रोडक्ट समझेंगे, मार्केट समझेंगे, कस्टमर का फीडबैक लेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो उतना पेशेंस है कि नहीं वो अपने आप को जज करना है. उसके बाद में तो देयर आर एंडलेस अपॉर्चुनिटीज़, कौन किसको क्या तरह के वैल्यू चेन में फिट करना चाहता है. देयर आर लॉट ऑफ टेक्निकल ट्रेनिंग्स दैट आर हैपनिंग लाइक एवरी डे. उसके अलावा कितनी सारी कंपनीज़ है जो इस तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कर रही है, या तो वैसी कोई कंपनीज़ में लोग ज्वाइन होते हैं, सीखते हैं 1 साल 2 साल, देन दे विल ब्रांच आउट इनटू देयर ओन जर्नी. तो अलग अलग ऑप्शंस है जिसको जैसे सूट करता है. अपॉर्चुनिटीज़ की कमी नहीं है थैंकफुली. तो वी हैव टू कीप ऑन लर्निंग continuously. This is the bottom line, whether it is policy, whether it is technology, whether it is financial engineering. क्योंकि अल्टीमेटली हम जब ROI की बात करते हैं तो वो ऐसा नहीं है कि मैं इंजीनियर तो मुझे समझ में नहीं आता है. यू हैव टू लर्न दैट. अगर कोई इंजीनियर फाइनेंस समझना चाह रहा है, उसी तरह से कोई फाइनेंस वाला बंदा है, उसको टेक्नोलॉजी का अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है. करेक्ट करेक्ट कि प्रोडक्ट कैसे चल रहा है, उसके बैकग्राउंड में इंजीनियरिंग क्या है. ऐसा नहीं कि लग गया चल गया, बाकी लोग कर रहे हैं हमने भी कर दिया. तो थोड़ा एक स्टेप पीछे जाके नॉलेज लेना बहुत ज़रूरी है. बाकी अगेन आई एम सेइंग कि अपॉर्चुनिटीज़ आर एंडलेस. आपको उसमें क्या करना है वो आपका कॉल है. ग्रेट सर. सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन. बहुत सारी इंसाइट्स मिली हम लोगों को और ये इंसाइट से पूरी सोलर इंडस्ट्री को हेल्प हो गई. सो टुगेदर वी कैन मेक इंडिया अ सोलर सुपर पावर. Thank you Team Solens for this initiative. I think this is going to really help the awareness still to go further, and definitely this is going to help the industry grow faster. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you.